डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज। आज हम बीएबीए से थर्ड सेमेस्टर की बुक जो हमारी स्टैटिक्स है उसको स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले हम प्रिलिमिनरीज करेंगे, मतलब कि बेसिक जो हमारा बुक का होता है ये स्किप नहीं करना है। जो चैप्टर फर्स्ट है उससे रिलेटेड टर्म्स भी आएंगी इसके अंदर, मतलब सारे चैप्टर से रिलेटेड टर्म्स आएंगी ही। देखो, सबसे पहले जो हमारी बुक है ये स्टैटिक्स वाली, ये फिजिक्स रिलेटेड है थोड़ी बहुत, मतलब आर्ट्स वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, बट हम करेंगे एक एक पॉइंट्स करके तो आपको समझ आएगी। ठीक है। हाँ, जो बच्चे फिजिक्स करके आए हैं +1 +2 उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, बाकी इजी सबके लिए रहेगा अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ करते जाएंगे तो। ठीक है। अब सबसे पहले प्रिलिमिनरीज के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो हमारी बुक का नाम है वो क्या है, स्टैटिक्स। जो हमारी मैकेनिक्स होती है, इसकी दो ब्रांच, ये साइंस की ही एक ब्रांच है, इसके दो पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं। कोई हमारी बॉडी है, वो रेस्ट में भी हो सकती है, वो हमारी मोशन में भी हो सकती है। ठीक है। क्या हमारे कोई भी हमारे वर्ल्ड के अंदर बहुत, मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में भी हो सकते हैं, मोशन में भी हो सकते हैं। अगर हम किसी की स्टडी रेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, अगर हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी रेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैटिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। अगर हम वही चीज मोशन में पढ़ते हैं, अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मोशंस में है तो वो होता है डायनामिक्स। अब जो डायनामिक का मतलब ही मोशन होता है, स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है, मतलब कि रेस्ट में कोई चीज है तो वो स्टैटिक्स में पढ़ेंगे हम, और अगर मोशन में तो डायनामिक्स में। अब जो ये बुक आएगी आपकी डायनामिक्स करके भी एक बुक आएगी, वो आएगी आपकी फाइनल ईयर के अंदर। अभी ये है आपकी सेकेंड ईयर में, थर्ड सेमेस्टर में जो ये है, इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट होगा स्टैटिक्स से रिलेटेड। ठीक है। तो हमें पता चल गया कि स्टैटिक्स क्या होती है, डायनामिक्स क्या होती है। अब हमारे जो स्टैटिक्स है उसके अंदर कुछ जो टर्म्स यूज होती हैं, जैसे सबसे पहले जो टर्म्स है हमारे इसके अंदर बोल रखा है पार्टिकल। अब पार्टिकल क्या होगा, पार्टिकल हमारा कोई भी एक छोटा सा पॉइंट, अगर हम मैथ्स की लैंग्वेज में देखें तो पार्टिकल हमारा क्या होगा, एक मैथमेटिकल पॉइंट ही हमारा क्या होगा, पार्टिकल होगा, जिसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ही कोई ब्रेथ है, और ना ही कोई डायमेंशन है। 0 डायमेंशनल ही तो होता है हमारा पॉइंट। हमने डायमेंशंस का पता है, हमारी 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशंस हमारी होती हैं। 0 डायमेंशन पॉइंट होता है, 1 डायमेंशन लाइन होती है, 2 डायमेंशन हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब होते हैं, 3 डायमेंशन हमारे जैसे क्यूब हो गया, ये सब होती हैं हमारी डायमेंशंस। तो जो हमारा पॉइंट होता है वो क्या होता है, डायमेंशनलेस, ना जिसकी लेंथ होती, ना जिसकी ब्रेथ होती, ना जिसकी वेड्थ होती। ठीक है। तो ये हमारा हो गया पार्टिकल। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या है, रिजिड का मतलब ही अगर आप हिंदी में देखेंगे ना, रिजिड का क्या मतलब होता है, तो रिजिड का मतलब होता है हमारा रिजिड बॉडी। रिजिड का मतलब अगर हिंदी वर्जन देखोगे तो उसका मतलब होता है कठोर, रिजिड। इसका मतलब मेरे पास कोई बॉडी है, उसके कोई दो पार्टिकल, एक ये पार्टिकल और एक ये पार्टिकल, हम उस पे है ना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से फोर्स। लेकिन ये जो पार्टिकल है इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो फिक्स है। मतलब जैसे मैंने एक आयरन की बॉल ले ली, लोहे की गेंद ले ली, अगर मैं उसको कितना भी फोर्स लगा लूँ वो थोड़ा ना ऐसे हो जाएगी जैसे रबड़ की बॉल हो जाती है। मतलब उनके जो बीच के पार्टिकल का डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब जिनके पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता, जिस बॉडी के पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो फिक्स रहता है, इनके बीच का, इसके बीच का, वो बॉडीज हमारी कैसी होती हैं, रिजिड बॉडी। अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे तो जो रिजिड बॉडी है उसके अंदर हमारा क्या लिख रखा है कि शेप और साइज चेंज नहीं होता। जैसे अभी मैंने एग्जांपल किसका लिया था, आयरन की बॉल का एग्जांपल लिया था। अगर मैं उसको फोर्स भी लगा लूँ, ना उसकी शेप चेंज हुई और ना ही उसका साइज चेंज हुआ,
तो जिनका शेप और साइज चेंज नहीं होता वो हमारी कैसी बॉडीज होती हैं, वो हमारी रिजिड बॉडीज होती हैं। ठीक है, ऐसे ही और पॉइंट्स हम पढ़ेंगे आगे। देखो अब नेक्स्ट क्या है आपका, इसमें दे रखा है मास। अब किसी भी बॉडी का मास क्या होता है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर, कितना पदार्थ, मैटर मतलब पदार्थ, क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना उसके अंदर है, वही उस बॉडी का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। स्मॉल m से डिनोट कर देते हैं, कैपिटल M से भी कर देते हैं कई जगह पे, तो वो हो जाता है हमारा मास। मतलब किसी बॉडी का मैटर, किसी वो कितना मैटर कंटेन करती है कोई बॉडी, वो उस बॉडी का क्या हो जाता है, मास। ठीक है, अब इसको जो इसके यूनिट्स होते हैं उसको हम ग्राम्स में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं। जैसे 1 kg वीट है ना, इस तरीके से, मतलब 1 किलो गेहूं, ऐसे हम इस तरीके से इनको डिनोट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा मास। पाउंड्स में भी करते हैं इसको, जैसे पाउंड्स में हमारा केक आता है तो उसको हम जैसे केजी में नहीं करते ना, पाउंड्स में करते हैं, तो वो भी हमारा मास की ही क्या होती है, यूनिट्स होती हैं। उसके बाद आता है फोर्स। अब फोर्स क्या चीज है हमारी, मेरे पास एक ब्लॉक है, एक कोई भी बॉक्स है, ठीक है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाऊं, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं, इधर से मैं इसको ऐसे धकेलूं, तो ऑब्वियसली वो उधर जाएगा। इसका मतलब फोर्स लगाने से हम किसी बॉडी की स्टेट, अवस्था चेंज कर सकते हैं, उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। मैंने किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया तो वो उधर खिसक गई वो चीज, इसका मतलब मैंने उसकी स्टेट को चेंज कर दिया। तो फोर्स हमारी क्या करती है, स्टेट चेंज करती है। कोई बॉडी रेस्ट में हो तो उसको मोशन में लेके आ सकते हैं। अगर जैसे कोई बॉडी है, कोई कार है हमारी, कोई कार है, ठीक है, अगर वो चल रही है, हमारी कार चलती जा रही है, अगर हम एकदम से ब्रेक लगा देंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी। ब्रेक फोर्स लगाया हमने ब्रेक की फॉर्म में, तो वो हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। तो वो हमारा क्या होगा, मतलब हम रोक, चलती हुई चीज को भी रोक सकते हैं, और हम कोई चीज अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में भी लेके आ सकते हैं। तो वो हमारी क्या होती है, फोर्स। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखे जाए तो अ फोर्स इज एन एक्टिंग विच एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब वो हमारी स्टेट को चेंज करवाएगी, वो हमारी क्या होती है, फोर्स होती है। उसके बाद देखो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, वेट है। वेट होता है हमारा, इसको हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं हमारी फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर। कैपिटल W मतलब हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। अभी ये वर्ड आपको नया लगेगा, नॉर्मल समझो, G है हमारी एक, इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। जो हमारी W की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, ठीक है। अब जो ये वेट है, वेट मतलब किसी भी चीज का वेट है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में कोई भी पॉली बैग है, अगर मैंने उसको ऐसे लटका रखा है तो वो नीचे की तरफ लटका हुआ होगा। वो नीचे की तरफ जो हमारी फोर्स लगा रहा है, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कोई भी मेरे पास ये एक बैग है, उसकी जो नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, वही तो वेट होती है। हमें कोई चीज भारी कैसे लगती है, मैंने कोई चीज पकड़ रखी है, मुझे भारी फील हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो चीज नीचे की तरफ क्या है, ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, इस वजह से मेरे हाथ पे वजन लग रहा है। तो जो ये नीचे की तरफ जो हमारी होती है वही क्या होती है, वेट। उस वेट की वजह से ही तो हमें कोई चीज भारी लगती है, और वो क्या होती है, mg, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इधर नीचे की तरफ, जो ये हमारा वेट होता है वो नीचे की तरफ लगता है एक्सेलरेशन की वजह से। द वेट ऑफ अ बॉडी इज अ फोर्स with which it is attracted toward the center of earth। सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वो चीज अट्रैक्ट होती है, वही हमारा क्या है, वेट है, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बोल रखा है इन्होंने इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है,
देखो इक्विलिब्रियम में हमारी क्या रहेगी, जो बॉडी है ना वो वैसी की वैसी फॉर्म में रहेगी। जैसे अगर मेरी बॉडी यहाँ पे है तो वो इधर ही रहेगी, मतलब जो फोर्स लग रही है, मान लो अगर फोर्स लग रही है तो वो बिल्कुल सेम अमाउंट में लग रही है, एफ फोर्स ही इधर से, एफ फोर्स ही इधर से, ये बॉडी हिलेगी नहीं हमारी, वैसी की वैसी रहेगी, मतलब वो इक्विलिब्रियम में रहेगी। अगर हमारी कोई बॉडी मोशन में है, हम फोर्स लगा रहे हैं, मतलब चारों तरफ से जो फोर्स लग रही है वो आपस में कैंसिल होके उस बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो जो हम बॉडी है उसको हम क्या बोल देंगे कि वो इक्विलिब्रियम में है। When two or more forces act on a body in such a way that the body continue in its state of rest or uniform motion, then they are called in equilibrium। मतलब कि अगर फोर्स लग रहे हैं, कितने भी फोर्स लग रहे हैं, लेकिन वो अपने यूनिफॉर्म उसी स्टेट में रहे, कोई चेंज ना हो, वैसी की वैसी रहे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है वो है हमारी वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होती है, ये सारी टर्म्स हमने बचपन में अच्छे से पढ़ रखी है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बस आपको बताती जा रही हूँ। वॉल्यूम क्या है कि हमारी क्यूब है, कोई भी मान लो क्यूब है, इसके अंदर कोई भी चीज फिल करी गई है, क्या करी गई है, कोई गैस फिल करी है, कोई लिक्विड फिल करा गया है, तो वो जो फिल करा गया होता है वो इसकी क्या होती है, वॉल्यूम होती है। वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी इज द अमाउंट ऑफ स्पेस, वो जो चीज है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो उस बॉडी का क्या होता है, वॉल्यूम होता है। मतलब कोई लिक्विड है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मान लो वो इतने तक आया है तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, गैस है, गैस तो पूरी फैल जाएगी तो वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है कि कितना वो चीज जो हमारी बॉडी वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, वो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम। उसके बाद है डेंसिटी। डेंसिटी हमारा होता है, सारी साइंटिफिक टर्म्स हैं, कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं लग रही होंगी, वो अपना ध्यान से करेंगे, कुछ को बिल्कुल ये लग रहा है ये क्या करा रहे हैं, तो हमें आता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये हमारी क्या होती है, डेंसिटी। मास अब पर यूनिट वॉल्यूम बोल दो, पर यूनिट अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं पर, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही हमारी क्या होती है, डेंसिटी। अब जो डेंसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं, रो से डिनोट करते हैं, रो से, ये इसको हम बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं इसको, रो। तो जो डेंसिटी है उसको हम रो से डिनोट करते हैं, वो हमारा क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर हम बोल सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर अब आप इसकी यूनिट्स की बात करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएंगी, जैसे वॉल्यूम की अगर मास की बात करो तो ग्राम किलोग्राम की फॉर्म में हो सकता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, इस तरीके से। ग्राम तो अगर मैं यूनिट बनाना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो ये हमारी क्या हो जाती है, डेंसिटी की यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का कंसेप्ट। उसके बाद देखो इन्होंने फोर्स का कंसेप्ट ही वापस से बताया, वैसे तो कुछ नहीं है, फोर्स मैंने अभी बताई थी कि जो स्टेट को चेंज कर दे, मतलब ये कोई बॉडी थी मेरी, अगर मैं उस पर फोर्स लगा रही हूँ तो वो आगे हो जाए तो उसकी स्टेट चेंज हो गई, मोशन में हम उसको रोक दे तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। तो अगर कोई हमने कुछ चीज अप्लाई करी ऐसी जिससे उसकी स्टेट चेंज हो गई तो वो क्या होती है, फोर्स होती है हमारी। अब इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन का सब बच्चों को पता है। अगर इसकी सीजीएस यूनिट पूछ ले तो वो हमारी क्या होती है, डाइन। वो वाली डाइन नहीं है, ये हमारी जो इसकी सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन, और जो हमारी एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, यूनिट न्यूटन। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्सेस। अब मैंने आपको एक बात बताई अभी थोड़ी देर पहले कि जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ जो वेट है वो नीचे की तरफ लगता है, वो क्या होता है, mg। अब ध्यान से देखा जाए जो नीचे की तरफ अट्रैक्शन हो रही है ग्रेविटेशन की वजह से, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है तो इसको मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह से भी ले सकती हूँ, तो एफ हमारा क्या हो गया यहाँ पे, mg हो गया। अब इसकी फॉर्म में हम यूनिट्स भी बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू 1 ले लूँ तो हम बोल देंगे कि अगर मास मेरा यूनिट में है, अगर मेरा मास यूनिट में है तो F इक्वल टू जी हो जाएगा, और फिर हम उससे भी अपनी और ज़्यादा यूनिट्स बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है,
अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट आया है, ये बस आपको ऐसे ही करना, जैसे मैंने आपको बताया जो चैप्टर शुरू हो जाएगा तब हम बिल्कुल अच्छे से डिटेल में करते जाएंगे हर एक चीज। अभी बस आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए इन टर्म्स का, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एक बार बस आप क्लास देख लेंगे और आपका हो जाएगा, बस उतना ही करना है। उसके बाद क्या बोल रखा है नेक्स्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फोर्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। हम फोर्स को एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमारी जो फोर्स की वो तीन ही चीजें हैं, क्या, एक तो हमें उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन, और एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कि कहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने एक बॉक्स बनाया, मैंने फोर्स यहाँ पे लगाया, जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है मेरा, ठीक है, वो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो हम जो फोर्स है, इन्होंने बोल रखा है कि क्या हम एक स्ट्रेट लाइन से भी फोर्स दिखा सकते हैं। हाँ हम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा दिया इस तरीके से, मैंने बोला कि ये कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट Q है, इतने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाया गया है, इस पॉइंट पे लगाया गया और इस डायरेक्शन में लगाया गया है। इसका मतलब मैंने दिखा दिया स्ट्रेट लाइन से। तीन ही चीजें मैंने बताई ना आपको, कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि मैंने यहाँ से फोर्स लगाना, डायरेक्शन पता होना चाहिए ये डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए कि कितना हमने लगा दिया है वो भी हमें पता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम स्ट्रेट लाइन से भी हम क्या दिखा सकते हैं कि फोर्स हमारी किस डायरेक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है और कहाँ से लग रहा है, तो वो भी हम दिखा सकते हैं। उसके बाद जो हमारा है वो है इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का भी मतलब बताया मैंने कि जैसे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं लेकिन बॉडी वहीं की वहीं पे रहेगी। अब इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस का बिल्कुल सेम डिट्टो मतलब है, ठीक है। ये मेरी बॉडी है यहाँ पे, कोई भी, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी, ठीक है। मैंने इधर से भी फोर्स लगा दी, इधर से भी फोर्स लगा, लेकिन ये भी फोर्स F ही है और ये भी फोर्स F ही है। अगर ये सेम अमाउंट में लगे तो इस पर थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा। कोई बंदा है बिल्कुल उतना ही फोर्स, एक बंदा इधर से लगा रहा है, दूसरा बंदा भी उतना ही फोर्स इधर से लगा रहा है, तो इस पर थोड़ा ना कोई फर्क पड़ेगा, वो तो वैसे का वैसा रहेगा। इसका मतलब वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि जो हमारा ये फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड तो होगा सेम, मतलब जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इधर से लग रहा है, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो होगा सेम, डायरेक्शन होगी वो अपोजिट, दोनों ही मान लो इधर से ही लगा रहे तो वो आगे उधर चला जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि जितना इधर से लगा उतना उधर से लगा, मतलब कि जो हमारा डायरेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन, और जो एक्ट करेंगे वो सेम लाइन के अलग। मतलब क्या कहना चाहता है कि मैंने ऐसे कुछ कर दिया, एक फोर्स इधर से लग रही है, एक ऐसे लग रही है, एंगल चेंज हो गया, इससे हमारा फर्क पड़ेगा ना। एक तो मतलब बिल्कुल उसी जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके अलोंग ही होना चाहिए, ऐसे एंगल वगैरह चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग। तो अगर हमारा ऐसा हो रहा है कि जो फोर्स लग रही है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग है और डायरेक्शन अपोजिट है, तो जो हमारी बॉडी रहेगी वो इक्विलिब्रियम में होगी, ठीक है। तो एक हमारा कंसेप्ट था इक्विलिब्रियम का। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ में ना आया तो कमेंट्स में बता देना, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम अब रेगुलरली वीडियो अपलोड करेंगे, पूरी कोशिश करूँगी मैं रेगुलरली अपलोड करूँ, ओके। अच्छे से पढ़ना है सबको। थैंक यू सो मच।